अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बात यह है, मैं हूं वकास वलाना। अजीब गोरख धंधा है जिंदगी एक बार और इक्तदार बार बार। कुदरत जिंदगी का मौका एक बार देती है, लेकिन इक्तदार को कई बार जिंदगियां मिल जाती हैं। जिसने एक बार इक्तदार का मजा चख लिया, उसे ऐसी लत लगती है कि वो इस लत को पूरा करने के लिए कोई भी कीमत हमा वक्त चुकाने को तैयार रहता है। इक्तदार को मकसद हयात बनाने वालों ने वतन अजीज को इस मकाम पर ला पहुंचाया है कि जजा और सजा समेत मकाफात अमल के तस्वुरात धुंधलाने और मानी बदलते जा रहे हैं। वह उधम मचा हुआ है, ऐसा उधम मचा हुआ है कि जमीन भी पनाह मांगती है कि मुझे अपने सीने पर और किस किस को बर्दाश्त करना है। सभी को तो अपनी अपनी पड़ी हुई है कि ऐसे भागे फिर रहे हैं कि जैसे कोई भूचाल आने को है। आज की बात यह है कि पंजाब की सियासत में अहम पेशरफ्त हुई है। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया है और दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्जमान के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का कहना यह है कि एक शख्स ने इस पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, हम तो 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। सवाल यह भी है कि क्या नवाज शरीफ एहतसाब बयानिया पर वापस आ गए हैं? क्या एहतसाब बयानिया बनाना मुमकिन है? क्या एहतसाब करना तो दूर की बात है, अब एहतसाब बयानिया और उनके खिलाफ एहतसाब बयानिया जिनके खिलाफ पहले भी बना के देख लिया, तो क्या हुआ? क्या यह पॉसिबल है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि गजा में जारी जंग तीसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। इसराइल के गजा पर 10,000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। गजा की तकरीबन 60% इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। गजा में वबाई इमराज फूटने का खदशा है। सर्द मौसम है, गजाई किल्लत है, अद्वियात की कमी है। फलस्तीनी किसी मौजज़े के मुंतजर हैं, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म की बैरूत को भी गजा बनाने की धमकी है। और दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा भी फलस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर कर चुकी है। मगर सवाल यह है कि बात करारदादों से बढ़कर अमली इक़दामात की तरफ कब बढ़ेगी। आज इन टॉपिक्स पर, इन बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सुलेमान आबिद साहब और इम्तियाज़ आलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सबका। रिजवान रजी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब किधर चल पे रहे? नवाज शरीफ साहब कहाँ जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब 2017 के उन तमाम किरदारों को कटहरे में लाने की बातें कर रहे हैं। पहले करके देख लिया, अब दोबारा करेंगे, जो कि नजर आ रहा है 8 फरवरी को धुंधला ना जाए नवाज शरीफ के लिए वो सारा मंजर। देखिए, करके देख लिया तो क्या नतीजा निकला। देखिए, हम नवाज शरीफ साहब को जब मैंडेट इस बात का देते हैं तो उन्हें ये काम करना चाहिए। वो क्यों ना करें? पहली बात तो ये है कि वो क्यों ना करें। अगर आइन शिकनी हुई है, अगर कानून टूटा है, और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ का मजाज ही यही है। पिछली दफा भी उन्होंने आके और मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये काम किया था। अगरचे वो उन्हें अदालत कुछ करके वहां पे लेके गई थी, लेकिन अगर वो डट जाते, जिस तरह के सदर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से यूसुफ गिलानी साहब डट गए थे, तो नवाज शरीफ साहब भी डट जाते कि नहीं करूंगा, तो उन्हें कोई रोक लेता। लेकिन उन्होंने कर दिया भाई, और फिर उसका नतीजा भुगता। मेरा ख्याल है हमें कोई 5-10 वजीर आजम इस काम के लिए कुर्बान करने पड़ेंगे। ये जो हम सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिलेगी। ठीक है, बात तो सारे करते हैं सर, 3 तो कुर्बान हो चुके हैं। 3 तो कुर्बान हो चुके हैं बारी बारी में, भुट्टो से शुरू करके नवाज शरीफ तक। 2 ने तो कुर्बानियां, जिंदगियां दे दी, तीसरे ने इख्तिदार की कुर्बानी दे दी, और चौथा जो है वो भी बैठा हुआ है, वो डटा हुआ है। और कितने, एक आधा और चाहिए आपको? नहीं, मैंने कहा 5, मैंने तो 8-10 की बात की। आप अभी 3 पे थक गए। मतलब आपका 3 पे ही हासा निकल गया। आप चाह रहे हैं कि जब मेरे जैसे जवान बंदे की दाढ़ी जो है वो इतनी सफेद होगी कि दूध से भी ज्यादा सफेद हो जाएगी, तो तब जाके कहीं हमें नजर आएगा जो नवाज शरीफ आज बात कर रहे हैं कि वो बात में कोई वजन हो। देखिए, हमें गुमराह किया इम्तियाज आलम जैसों ने। उसके बाद देखो हमारी दाढ़ी का क्या हाल हुआ है, सर का क्या हाल हुआ है। इम्तियाज आलम साहब आपसे ज्यादा जवान है, पता आपको। अगर आपका, मेरा मतलब ये हाल हो जाएगा, तो ये कोई कीमत ज्यादा नहीं है सिविल सुप्रीमेसी की। अच्छा, नहीं, ठीक है, सही है। चलें, इम्तियाज आलम साहब आप बताएं जनाब, आपने तो देख लिया सारा कुछ, तो जी रिजवान रजी के मुताबिक 5 से 6 वजीर आजम मजीद चाहिए हमें इस कुर्बानी के लिए, फिर जाके नवाज शरीफ के ख्वाब पूरे होंगे, नहीं तो गल्ला ही।
ये रजी साहब जिसके दोस्त हुए ना दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। सही है। ये मरवाएंगे। वो बेचारे शहबाज शरीफ ने चौंसर बिछाई है बड़ी मेहनत करके। ये लगता ही है कि ये बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। मशवरे गलत देते हैं ना। मुझे लगता ये है कि नवाज शरीफ साहब को एहसास ही हो गया है कि ये जो उन्होंने छोड़ा वोट को इज्जत दो का बयानिया, और ऊपर से बिलावल ने तंग करना शुरू किया कि भाई अब वोट को इज्जत दे, और जिल्लत ना भूल दे। गए हैं वोट को इज्जत देना, बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल। मियां साहब को एहसास हुआ है कि भाई ये गेम खराब हो गई है ऊपर ये सियासी एतबार से। ठीक है। लिहाजा उन्होंने एहतसाब की बात करके और उसमें उन्होंने आईएसआई के साबिक चीफ को भी शामिल किया है, जनरल फैज को रुक गए उस पर। गालिबन जनरल बाजवा भी उसमें आते हैं, लेकिन जनरल बाजवा गालिबन उन्होंने नाम इसलिए नहीं लिया कि उनकी एक्सटेंशन पे तो सभी ने अंगूठे लगा दिए थे अफसोसनाक तौर पे। तो लिहाजा मैं देख रहा हूँ कि जो इमरान खान ने पोजीशन ली है अभी लेटेस्ट, जो काफी वक्फे के बाद उनका कोई बयान आया है, जी सर। वो तो अपने बयानिए पे डट गए हैं, डट गए। वो तो पीछे नहीं हट रहे हैं। और उन्होंने वही अमेरिका की जो साजिश थी और अंदरूनी और बैरूनी साजिश के जरिए जो उन्हें निकाला गया हुकूमत से, वो उस पर खड़े हैं या उस पर वापस चले गए। ठीक। और इससे जो है पीटीआई के रैंक एंड फाइल को नई एक रूह मिली है। मैं तो ज्यादा हम लोग जो तजियाकार हैं अवाम से बिल्कुल महफूज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन पिछले एक दो दिनों में मैं मुख्तलिफ जगहों पे अवामी जगहों में बैठा हूँ, तो मैं समझता हूँ फिजा इंतहाई मुख्तलिफ है जो हम टेलीविजन पे देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। अच्छा। और ये इसका अंदाजा नून लीग को भी होगा। और ये जो काम चल रहा है, तो जो नवाज शरीफ आज तकरीर कर गए हैं, तो ये बका नहीं देगी नवाज शरीफ के बयानिए को, यानी हवा को नवाज शरीफ की तरफ लाने के लिए? अगर सारी हवा अडयाला की तरफ जा रही है तो जाती उमरा की तरफ भी जा सकती है। मेरा ख्याल है कि इसमें काफी जो बीच में जो डुबकियां ली हैं या जो कलाबाजियां खाई हैं, जी सर, और उसके बाद जो जितनी शान नजर आ रही है प्रोटोकॉल की, मैंने खुद गिनी 16-17 गाड़ियां थी प्रोटोकॉल में। जी जी। तो अगर ये भी करेंगे तो फिर वो बात लोगों तक जा नहीं सकती इस तरीके से। लेकिन जी और नसीर जिस तरह बैठकर आप इलेक्टेबल सारे पंजाब में इकट्ठे कर पा रहे हैं, वो करता हूं मैं आपसे बात। वो अभी मैं पूछता हूं आपसे जो है उसके साथ के एडजस्टमेंट की बात भी चल पड़ी है, तो मतलब ये कि आप जो गेम बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की नजर आ रही है तो वो भी कर रहे होंगे, साथ हिसाब भी करेंगे, तो ये मजाक बन जाएगा। दोनों बातें नहीं चल सकती साथ साथ। वागा साहब, ये जो आज नवाज शरीफ ने तकरीर की है, ये प्रेशर बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर का रद्द अमल है ये तकरीर, या फिर इमरान खान के उस बयानिए का जो वो डट गए हैं? तो नवाज शरीफ को लगा कि भाई एक ताने मारता है, दूसरा डट गया है, मैं ही हूं जो पिछले गेर लगाता हूं, तो मैं क्यों ना उसी जगह पर आऊं जहां से मैंने शुरू किया था, जहां से मेरी बात बनी थी। जनाब, बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया और बड़ी सही आपने उसी जगह पर आप पहुंचे हैं। अच्छा, बात यह है कि इमरान खान, हाँ, जो इमरान खान डट गए हैं ना, ये उसका रिएक्शन है। अब वो 2017 के जाली मुकदमात की तरफ आ गए हैं, और पहले मुझे देखें कि ये मुकदमात इससे पीछे किसने किए थे, वो कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पीटीआई का कितना रोल था, और अब एक नया पंडोरा बॉक्स अगर उन्होंने खोलना है तो इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर रिजवान रजी साहब का ये ख्याल है कि हम 7-8 वज़ीर आज़म की कुर्बानी दें, तो ये फिर कौन सी जमहूरियत है? हमारे लिए तो यार ये सोचने का मुकाम है कि हम सारी जिंदगी वज़ीर आज़म की कुर्बानियां ही देते रहेंगे। जमहूरियत, आपने रेवोल्यूशंस नहीं देखे दुनिया के अंदर, आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को नहीं देखा, कितने हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद आज वो सिविलाइज बने। आपसे तो सिर्फ 5-6 वजीर आजमों की, साहबों की, सबसे बड़े साहब की कुर्बानी मांगी, आपको बुरा लग गया? जनाब जी देखिए, बात यह है कि अब वो दौर चला गया। अच्छा। वो बहुत पुरानी बातें थी जब उनको अपने वज़ीर आज़म की कुर्बानियां देनी। हम तो शुक्र है
हमारा जो सिस्टम है ना, उनके उस वक्त के सिस्टम से भी बुरा सिस्टम है जनाब। कौन से दौर की बात करते हैं, आगे बोलें। यही बात है ना। लेकिन अगर आप ये समझें कि बुदराए आजम की कुर्बानियां देने से आपकी जमहूरियत रिफाइन हो जाएगी, तो ये खाम ख्याली है, ये गलत फहमी है। मैं रिजवान अजीज साहब को समझाता हूँ, आप बोलें, आगे बोलें। नसीब आगा साहब, हमें अपने निज़ाम को ठीक करना है। हमें अपने जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, हमारा मुल्की निज़ाम है, उसको मजबूत कर रहे हैं। अगर हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे तो किसी वज़ीर आज़म की कुर्बानी नहीं देना पड़ेगी। ये हमारे निज़ाम की कमजोरियां हैं। जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं ना, इक़्तिदार के लिए दूसरे इदारों की तरफ, तो वहां फिर ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। तो बात यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस दोबारा उन्हीं कदमों पे जाना चाहते हैं और उन्हीं जगहों पे दोबारा जाना चाहते हैं, तो फिर बात बहुत दूर तलक जाएगी। ठीक है, फिर बहुत सारे और भी दरमियान में आएंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि मुल्क का निज़ाम चलने दें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें। आप अपने इलेक्शन की तैयारी करें। आप देखें आपके जलसे में कितनी नहीं आ रही है और लोग किस तरह भुट्टो के केस के फैसले के पहले बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के एहतसाब के बयानिए और एहतसाब के बयानिए पर अमल दरामद के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। बाकी खैर है, हरियाणा वालों की खैर है। हाँ, वो तो भी रिसेंट है ना, उनकी 5 साल बाद फिक्र करेंगे। फिर हो गए। सलमान आबिद साहब भी आ गए। सलमान आबिद साहब, आप बताइएगा सर, नवाज शरीफ साहब का बयानिया आज जो उन्होंने बात की है, और वाकई होना चाहिए सर, बहुत हो गया सर, अब इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जिन्होंने भी जो कुछ किया हिस्ट्री के अंदर, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो के साथ किया है, चाहे नवाज शरीफ के साथ किया है, सबको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। कौन करेगा? देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन पहले वो ये भी बता दें कि वो खुद भी तो जनरल मुशर्रफ के साथ डील करके जाते रहे और डील करके वापस आए। जनरल बाजवा के साथ डील की, जान बचाना चले गए, इस्लाम में करके वापस आए। बात सुने, जान बचाना इस्लाम में भी जायज है जनाब। इतनी तो गुंजाइश पैदा करें ना। वो डील करके जो आए उस पर सवाल करें, डील करके जो गए उस पर ना सवाल किया करें। वो मुकम्मल सच तो नहीं बोलता। अगर नवाज शरीफ साहब मुकम्मल सच बोलना चाहते हैं तो जरा बताइए कि जो हुकूमत रिजीम चेंज हुआ था, इसमें शहबाज शरीफ का और जनरल बाजवा का क्या किरदार था जी? कैसे हुकूमत तब्दील हुई थी, कैसे इनको हुकूमत मिली थी? और जरा ये भी बता दें कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो किस तरीके से हुई है, कौन उनको लेके आया है, किसने उनको सहूलतकारी की है? ये अजीब मखमसा हमने अपनी कौमी सियासत में बना दिया है। इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, बिलावल हो, फजलुर रहमान हो, जब ये खुद अपने अपने मामला तय करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त सब अच्छा होता है। और जब इनको जरा मुश्किल वक्त का मामला आता है तो फिर आपको कहते हैं जी हमारे पर एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है। तो अब बेहतर है एक कमीशन बना लें, एक बहुत बड़ा, जो कि जिसकी कभी लॉटरी निकली नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप इस तरह के फैसलों को निकालना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन फिर सबको कटारे में लेके आए ना, कोई लाडला ना बने। सबको कटारे में लेके आए, सबके बारे में फैसले हों कि किसने कहाँ गलतियां की हैं। सियासतदान हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी, ये तो सब कुछ हो जाएगा। मेरा आखिरी जो फिक्रा था ना कि सबको कटहरे में लाने वाला वो फरिश्ता सिफ्त इंसान पाकिस्तान में कौन है? जिसने खुद गलती नहीं की वही हिसाब करेगा ना। जो हुकूमत आती है वो अगर खुद फेयर होगी, अवामी मैंडेट से आएगी, अवामी मैंडेट होगा तो वो कोई फेयर ट्रायल कर सकेगी ना। यहाँ तो अवामी मैंडेट से हुकूमतें नहीं आती तो फेयर ट्रायल कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन करेगा कि जनाब अपने आप को बाहर निकाल कर सब एहतसाब करते हैं, अपने आप को अंदर डाल के कौन एहतसाब करेगा? यही तो सवाल है पाकिस्तानी सियासत के, जिनका जवाब किसी को मिलता नहीं है। चले, और अब सब रिजवान अपने अजीज साहब की तरफ के अंदर अपने कुछ करते हैं जो वो माजी में करते रहे। ठीक है, लेकिन जी एक तो पंजाब की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बात करते हैं, उस पर भी इलेक्टेबल्स को लिया जा रहा है। KPK के अंदर इत्तेहाद कर लिया नून लीग ने, उसमें बलूचिस्तान में कर लिया, पता नहीं कैसा इनकलाब 21 अक्टूबर के बाद आने वाला है। और पंजाब के अंदर तो इन्होंने सिरहन कहा था कि हम तो किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, यहाँ पर तो हम 125 पता नहीं कितनी सीटें ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी IPP जो कल की पैदावार है उसको अपने साथ मिलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले रिजवान अजीज साहब, एक तो देखें ना यार, आप ठीक हो जाएं, आप इस तरह ना किया करें। एक तो इम्तियाज आलम साहब को भी आपके ऊपर बड़े शिकवे हैं, आपने शहबाज शरीफ साहब की मिठाई जो है उसको जहर में ना कन्वर्ट करवा दीजिएगा, या तुर्श मिठाई ना बना दीजिएगा। वो बेचारे इतनी मुश्किल से मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और आप नवाज शरीफ को इस तरह के मशवरे देते हैं, मशवरे वापस करें। और दूसरा खाम ख्याली है कि 5 वजीर आजम और मजीद कुर्बानी दें। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता जनाब, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता।
ये आठ नसीर वागा वज़ीर साहब आज़म की मैंने बात की है, आप हमेशा फिगर डबल कर जाते हैं। मैं करूँ 5 टोटल मजीद, 10 5 तो हो चुके हैं ना तबाब चारे जी। नहीं सर, 2 हुए हैं, तीसरे जो हैं वो अभी तक हयात हैं और हम 8 की बात कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा देखिए, बात ये है कि बाजवा साहब को शहबाज शरीफ के साथ जो है वो जोड़ना हो तो फौरी तौर पे ये फिक्रा जो है हमारे प्रोग्राम में कोई 1,80,75,222 मरतबा कहा गया है आप गिनते हैं कि जनाब कैलकुलेटर में ये रखा हुआ? मैं गिनती पूरी रखी हुई अच्छा। कि देखिए जनरल बाजवा का कसूर क्या था। क्या कसूर था? जनरल बाजवा ने यही कहा ना कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, एमएनएस को अगवा करके नहीं लाएगी पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी जो है वो वोट करने के लिए इमरान खान को, और ला के और वहां पे इस्लामाबाद में कंटेनरों में बंद करके नहीं रखेगी। यही कहा ना जनरल ने, बस। पहले उन्होंने किया, उसके ऊपर हम ये नाकद मुझे रहे बताएं ना, ये बाजवा अब- साहब अच्छे कब से लगने लग गए हैं आप लोगों अब को? मुझे मतलब अच्छे नहीं आपसे लग रहे, बड़ा- अच्छे नहीं लग रहे, अच्छा। अच्छे नहीं लग रहे, बल्कि आप उनको नसीहत कीजिए नसीहत। जिन्होंने मीडिया में नाम लिया है, जिन्होंने पहले अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का मीडिया में नाम लिया था कि मैं उसको बुलाऊंगा। जी। आप उन्हें कहिए कि आप जनरल बाजवा को बुलाएं, लिख के दें अदालत को। और ये लिखने का जब वक्त आता है, जब अदालत में केस करने का वक्त आता है, ये भाग जाते हैं और उस वक्त हमें बताते हैं कि यू टर्न बहुत अच्छी सियासत होती है। जी मीडिया के लिए बात करना और आपको राजी करना वो सर। उनको बहुत आता है, इसलिए वो करते रहते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली करने का वक्त आता है, क्या उन्होंने जब गवाहों की फहरिस्त दी उसमें अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम दिया? नहीं दिया। और क्या उन्होंने अब जनरल बाजवा की बात की? हमारी नहीं, तो वो ख्वाहिश बैकअप है भी कि कर गए थे तलब उस बात से। इससे जमहूरियत मजबूत होगी। ठीक। बाजवा साहब आएंगे और सुना है आज अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, मेरे पास ये खबर एक्सटेंशन देकर नहीं, जलसों में गालियां और पार्लियामेंट के अंदर एक्सटेंशन देने से जमहूरियत मजबूत होगी, है ना जी? जी 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 जी, जी बिल्कुल मजबूत होती है और इसे सियासत कहते हैं, इसको सियासत के तौर पे लेना चाहिए। चलें जी, इम्तियाज आलम साहब, ये होती है सियासत। एक्सटेंशन से लेकर इंतखाबी इत्तेहाद तक इसे कहते हैं सियासत, शफाफ सियासत। टेलीफोन से लेकर मुझे बचा लो, आज वो अंसार अब्बासी ने कॉलम भी लिखा है ना। जी जी जी, फरमाइए रिजवान। 1 मिनट, आपने मुझे बात ही नहीं करने दी यार, आप ही करिए यार, और टाइम डिवाइड करना ना मेरा काम है सर। जी जी, सियासत के अंदर दुश्मनी जो होती है ना, जाती दुश्मनी, उसका तारुफ जो है वो जनाबे साबिक चेयरमैन पीटीआई ने किया है, वरना सियासत के अंदर सियासी मुखालफिन एक दूसरे से 90s में तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ये फूल के तोहफे बेचते थे ना, वो हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए गए थे ना। जी बिल्कुल, फूल के तोहफे भेजते थे 90s के अंदर। आपका इल्म कम है। 90s के अंदर सेनेट कौमी असेंबली की सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, तअम्मुल से सुनिए ना। 90s के अंदर ही हमने ये देखा कि पीएमएलएन की हैवी मैंडेट की हुकूमत ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा को फॉरेन कमेटी की सरबराह के तौर पे नामजद किया, जो उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल नहीं की। लेकिन ये सारा कुछ भी हुआ, पीएनए की तहरीक के अंदर भुट्टो साहब से तमाम पीएनए की क़यादत मिली। 2006 के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत मिलकर बैठी। 73 के आइन के बाद बेहतरीन डॉक्यूमेंट जो है जिसके ऊपर इस वक्त हमारी सियासत खड़ी है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो साइन हुआ। सियासतदान आपस में मिलते हैं। नवाज शरीफ साहब भी इमरान खान साहब के घर जाके मिले, ठीक है, इसलिए मिलते रहते हैं। और वो तो कोरोना वाले दिनों में मीटिंग से उठ के चले गए थे। ये गलतियां हैं उनको, इसमें अजीबोगरीब बात नजर आती है। ठीक, लेकिन सर जी सियासत तो यही है ना कि एक्सटेंशन देनी है तो सियासत है, जलसों में तकरीरें करनी है वो भी सियासत है, इंतखाबी इत्तेहाद किसी से नहीं करना वो भी सियासत है, मुश्किल पड़ गई है इंतखाबी इत्तेहाद करना ये भी सियासत है। ये सियासत सही है, मगर वो सियासत गलत है जो टेलीफोन्स, बंदे पूरे करो, मुझे बचाओ। आज अंसार अब्बासी का कॉलम भी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आखिर में उसी के पांव पड़ गए जिससे कभी गिले शिकवे थे साबिक वजीर आजम। वो सियासत नहीं थी, ये सियासत है जनाब इम्तियाज आलम साहब। देखिए, आप के जो दफ्तर इतने जबरदस्त हैं कि मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकता। मेरे सर, मैं सवाल एक कर बात रहा मैं आपसे कह, 2-3 बातें करना, मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहता हूँ। हाँ, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। ये कि जिस तरह भुट्टो साहब का केस अब सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है और वो तारीख की जो ज्यादती है और वो जो सियासत है वो धोना चाहती है, और जिस तरह हमने देखा कि नवाज शरीफ के खिलाफ अकामा के केसेस पे मुंसफीन आज शर्म के मारे कहीं मुंह छुपाते फिर रहे होंगे,
और इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो साइफर वाला केस है जिन्होंने बनाया है उन्हें भी तारीख के सफात में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेरी आज की यह बात याद रखें। मैं लिख लेता हूँ, ये लिख लिया। दूसरी बात मैं आपसे कहना मजा चाहता मुझे हूं, तब आएगा कि वो वो लोग ये है- कौन होंगे जो शर्मिंदा होंगे, वो चेहरे आश्कार होने का मुझे इंतजार है। आगे बोले। वो देखिए, वो बात ये नहीं है जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी वो पता नहीं कहां मर खप गए। ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उस सारे फैसले को रिविजिट करेगा तो ये तारीख का वर्डिक्ट होगा। इसी तरह जब नवाज शरीफ के खिलाफ अकामा का केस बनाया और सुप्रीम कोर्ट खुद बन गई सुपरवाइजरी बॉडी, उसके बाद जिस तरह उन्हें सजाएं दी गई और अब जिस तरह उन्हें रिलीफ मिल रहा है, ये सारा का सारा जिस इंसाफ की बात नवाज शरीफ आज कर रहे थे, उनके सामने ये बात आ गई है कि उसका इजाला हो रहा है जी। इसी तरह मैं इस तरह इमरान खान को आप कटहरे में एक और वजीर आजम को कटहरे करके उससे मुल्क दुश्मनी और कौमी राज फाश करने की इल्जाम लगाए हैं और आलमी ताल्लुकात खराब करने का। मैं समझता हूँ, अब सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सारे वज़ीर आज़म हैं मुंतखब पाकिस्तान के, वो आखिर में इस तरह की गद्दारी के मुर्तकबी क्यों करार दिए जाते हैं? जी सवाल है। भुट्टो साहब को क्यों उनका काबिले गर्दनज़ीर करार दिया गया? नवाज शरीफ को उम्र कैद दी गई, 11 साजिश केस का मुल्ज़िम बना दिया गया, हालांकि उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। नवाज शरीफ पे ये, लेकिन इम्तियाज साहब, उस्ताद मोहतरम, इससे भी बड़ी चीज ये है कि ये सब कुछ होने के बाद जिन लोगों ने ये किया होता है उन लोगों के साथ बैठकर एंजॉय भी किया जाता है और वो उनकी तारीफें भी करते हैं। जैसे आज नवाज शरीफ की बड़े लोग तारीफें कर रहे हैं जिन्होंने कभी इनके साथ ये किया था, और खान की भी करेंगे कल को, हो सकता है, मुमकिन कि नहीं? देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, यही हमारी सियासत की कमजोरी है। ठीक सर। कि ये लड़ते भी हैं अगर तो जाती इख्तियार की खातिर लड़ते हैं, इख्तियार की खातिर लड़ते हैं। ठीक सर। और अगर पाँव पड़ते हैं तो भी जाती इख्तियार के लिए करते हैं। हमारी जमहूरी तहरीक की कमजोरी क्या है कि सियासी जमातें मुस्तकिल मिजाजी के साथ जमहूरी एजेंडे पे आईनी बुनियाद पर आइन के तहफ्फुज़ में अवाम की सॉवरेनिटी के लिए वो खड़ी नहीं रही है मुस्तकिल मिजाजी के साथ। ठीक सर। वो अवाम के पास जाती तो है मैंडेट देने के लिए, लेकिन वापस जो है वो अवाम को उनका इख्तियार नहीं लौटाती और बड़ा कहीं और बैठ जाती है। सर एक छोटी सी इससे हमारी सारा हमें नुकसान जिस बात से हुआ है जमहूरी तसल्सल को, वो सियासी जमातों की इन्हीं मौका परस्तियों के बायस हुआ है। वाह क्या बात, जिन्हें दूर करना चाहिए। और इसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए भी किसी हद तक ठीक किया जा सकता है, उसका क्या हाल है वो भी बात करेंगे। और साथ पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन का पहले तैयारा चला था और इस दफा जहांगीर तरीन भी भागे भागे आ गए। ब्रेक के बाद माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। अगर आज 1223 मिलाएंगे तो कल 1122 मिलाने की जरूरत नहीं आएगी। खुराक में मिलावट या जाली अशिया खुर्दनोश बनाने का शुबा हो तो फौरी 1223 पर इत्तला दें। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। सोशलाइजिंग की गेम को करो नेक्स्ट लेवल विद यूफोन 4G सोशल प्लस ऑफर। एंजॉय 15 GB सोशल डेटा, ढेरों मिनट्स और SMS भी सिर्फ ₹349 के लोड में। अभी डायल *6373#। सोल सिटी लाहौर जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार और अजीमुशान प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पहली दफा। कल डी सैक वॉक, क्लॉक टावर, 24 घंटे सिक्योरिटी और दी ओवल वॉक कमर्शियल बिल्डिंग्स के दरमियान अपनी तर्ज का मुनफरिद पार्क बिजनेस कम्युनिटी के लिए बाकायदा सोल बिजनेस पे बनाया जा रहा है। बुकिंग और पेमेंट प्लान के लिए हमारी वेबसाइट soulcity.com.pk विजिट करें और कॉल 111-768-505। सोल सिटी, सोलफुल लिविंग। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। पहली बार विटामिन C और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स
जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? इधर आ, मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। मुश्किल है, पहले छीले फिर काटे फिर इतनी देर तक लगा कर रखे। हाँ, मेहनत तो बहुत लगेगी, पर इसकी नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। एक बार फिर से खुशामदेद। जहांगीर तरीन ने 2018 के अंदर अपना तैयारा चलाया और उस तैयारे ने बुजदार जैसे बंदे को सामने आया, यानी कूड़ा डाला और उसमें बुजदार निकला। इस दफ़ा जहांगीर तरीन खुद शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं, तैयारा चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। नसीर वागा साहब से पूछते हैं, 2018 का जहांगीर तरीन का तैयारा तो बहुत लोगों को नागवार गुजरा था, आज अगर उनके लिए चलेगा तो उनको खुशी होगी? वागा साहब, आपने तो कहना जी होगी। हाँ, बस देख लें, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कल का क्या था आज क्या है, कभी कोई अच्छा लगता है कभी कोई बुरा लगता है। पहले जहांगीर तरीन साहब का किरदार लोगों को बुरा लगा, फिर अब अच्छा लगना शुरू हो गया है। अब इनकी आपस में जो मुश्तरका सियासत, इसे कहते हैं सियासत, रिजवान रजी साहब से सीखा करें। सियासत, इसे कहते हैं सियासत, जिसको कहते हैं ये अपनी अपनी सीटें जो हैं अब बांटने जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट का नाम जिसको दिया जा रहा है। वाह, क्या जबरदस्त इस तरह की चीजें, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के टर्म्स जो हैं वो सियासत में निकलती हैं। अब ये लोग आपस में सीट एडजस्टमेंट पे मजबूर हो, गैर जमहूरी तो नहीं है ना, सीट एडजस्टमेंट भी कुछ भी गैर जमहूरी नहीं है। देखिए, अलबत्ता महाज ग्रुप जो पंजाब से आया था वो थोड़ा सा गैर जमहूरी था, क्योंकि वो हुकूमत के दरमियान। जी बिल्कुल ठीक बात है, मुझे कहने दीजिए कि फिर इसका मतलब यह है कि ये सारे अपनी सीट एडजस्टमेंट करके अपने आप को मजबूत करके किसी एक पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और वो पार्टी अव्वल तो उनको इजाज़त नहीं है, और मेरा ख्याल है वो आएगी तो उसको तो सीट एडजस्टमेंट की भी इजाज़त नहीं होगी। आप देख लें, अभी अभी ताज़ा मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ ने भी आपस में जॉइंट वेंचर किया हुआ है, और वो भी सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पे आ गए हैं। अब जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला आ रहा है, और अब उनका जहाज जो है वो नून लीग के लिए इस्तेमाल होगा। अब वो फिर उनको अलहदा पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? मुझे ये नहीं समझ आती, जब इन्होंने आपस में सीटें ही एडजस्ट करनी है। पहले तो ये कह रहे थे जी कि फलां जगह से हमारे बंदे तोड़े जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे बंदे तोड़ के जी इस्तेकाम पार्टी में डाले जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ये अपना जॉइंट वेंचर पे आ जाते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। ये जो बंदर बांट है पाकिस्तान के अंदर, सियासी बंदर बांट, ये अवाम को बांट रहे हैं ना, वोटों को बांट रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। तो जब तक ये अवाम को इसी तरह बांटते रहेंगे, बेचते रहेंगे लोगों के वोटों को, तो अगर ये समझते ना इस तरह जमहूरियत मजबूत होगी तो ये नहीं होगी। लोग बहुत सियाने हो चुके हैं, सब लोगों में बहुत शऊर आ चुका है। जब मैं इसी सीट एडजस्टमेंट वालों को 2, 3, 4 करोड़ वोट पढ़ते देखूंगा ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 4 करोड़ कितने सियाने हैं, और ये पढ़ेंगे, देखिएगा। आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ। नहीं जी, सलमान आबिद साहब। जी वागा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में फिर सलमान आबिद साहब की टर्न। देखिए, इम्तियाज आलम ने एक बड़ी बुनियादी सी बात की है कि पाकिस्तानी सियासी निज़ाम में और सियासी जमातों में और सियासी क़यादतों में वो सियासी पुख्तगी नहीं है जो हमें दरकार है एक जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए। और बिल्कुल ठीक कहा कि हम इक़्तिदार के लिए हर वो फैसला करने के लिए तैयार होते हैं जिससे हमारे ज़ाती मफादात वाबस्ता होते हैं, रियासती मफादात या मुल्की मफादात या जमहूरी मफादात की कुर्बानी देके। ठीक सर। अब भी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में, उसको तमाशा ही कहना चाहिए ना। अगर 2018 में चीज़ें गलत हो रही थी तो आज 2023 और 24 में भी चीज़ें गलत होने जा रही है ना। फ़र्क क्या पड़ा है? सिर्फ ये है कि किरदार बदले हैं, चेहरे बदल गए हैं, तौर तरीके बदल गए हैं, और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो जो कहा गया था कि जनाब हम अब सारे सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे, उनकी मुदाखलतें भी हमें देखने को मिल रही हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है इससे हमारी सियासत मजबूत नहीं होगी। और ये इम्तियाज़ आलम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जैसे माजी की गलतियों को करेक्ट करने के लिए आज फैसले करने की कोशिश की जा रही है,
तो कल इमरान खान के खिलाफ जो फैसले हैं उनकी करेक्शन करने की कोशिश की जाएगी। ये जो हमने एक सर्कस लगाया हुआ है और वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के तहत चलते हैं। अभी रिजवान रजी साहब कह रहे थे कि जनाब वो रिजीम चेंज के बारे में, अब वो सरदार अताउल्लाह मैंगल, अपना सरदार अख्तर मैंगल भी मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं, MQM भी मौजूद है, महमूद खान अचकजई भी मौजूद है और ख्वाजा आसिफ भी मौजूद है। इन सब के इंटरव्यूज रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जनाब हम तो तब्दीली करना नहीं चाहते थे, असल में तहरीक अदम एतमाद की तरफ हमें जो है दबाव डाला गया। अब ये किसने दबाव डाला, कैसे दबाव डाला गया? और फिर वो हमारे शानदार अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि जनाब हमें तो एक खास मनसूबा बंदी के तहत जो है ना वो वहां पे रखा गया था, और किसने रखा था उसका नाम भी उन्होंने ले लिया है। यानी देखिए ना, ये जो हम सारा कुछ खेल रहे हैं, चाहे किसी की हिमायत में और चाहे किसी की मुखालफत में, इससे पाकिस्तान के मसाइल हल होने वाले नहीं है। मैं तो आपको बताऊं, इंतखाबात हो या ना हो, हमने इंतखाबात से पहले इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया है। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ने की इंतखाबात की बात मजीद पैदा कर रहे हैं। ठीक जी लें जी। रिजवान रजी साहब, एक तो मौलाना फौज रहमान पर हमले से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट भी मौसूल हुआ है वजीर दाखिला को, तो 8 फरवरी को ना ही समझिए इलेक्शन की। अच्छा, ये आप को कहा भी है सुप्रीम कोर्ट ने जुबानी तौर पे, फिर भी आप पास नहीं आते कि इलेक्शन के बारे में कोई शकूक शुबहात जो है वो ना फैलाया करें। मैं भूल गया यानी कि आप अंदाजा करें बीवी से बात करनी, टीवी पे नहीं करनी। देखें जी, आप सारी दुनिया के इंटरव्यू देखें, लेकिन जनरल बाजवे के बीवी कहती है टीवी पे बात करो, मुझसे क्यों करते हो जी? अच्छा, नहीं, उन्होंने कहा बीवी से बात करो, तो बीवी कहती है टीवी पे करो। अब बताएं मैं किसके हर उस शख्स का इंटरव्यू देखें जिसका इस इशू से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सिर्फ ना देखें तो जनरल बाजवा के अपने 2 इंटरव्यू शाहिद मेतला वाला और जवेद चौधरी वाला ना देखें। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी चॉइस होती है। देखिए, इस वक्त जो है वो सियासत का माहौल है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जब भी हुए, वो इलेक्शन से पहले यही धमाचौकड़ी मचा करती है जो अब मची हुई है, कोई नई नहीं है। ठीक है, और बड़े आराम से ये कह देना कि माजी में तो गलत हुआ था लेकिन अब गलत होने जा रहा है। ठीक है, जब गलत होगा तो हम उसके भी नाकद होंगे, हम उसके ऊपर भी तनकीद आप कहते हैं कि पहले गलत होने से पहले यानी कि हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अफवाह ये है, और उस अफवाह के बाद वो अफवाह लिखते हैं और पूरे का पूरा कॉलम उसमें लिख डालते हैं। भाई ये क्या बात हुई? नहीं, आपकी बात ये तो ठीक है ना, जो गलत हुआ है पहले उसको निबेड़ो, ये जो गलत हो रहा है इसको बाद में देखेंगे। नहीं, गलत हो नहीं रहा, जो गलत होगा खदशात है। अच्छा, अभी गलत होगा तो तुम मुझे छेड़ोगे। भाई मेरा मतलब है, जब छेड़ेंगे वाकया हो जाएगा तो उसके ऊपर भी पर्चा दर्ज करेंगे 751 का, लेकिन उससे पहले जो हो चुका है सानिया, उसके बारे में बात ये कह के निपटा देंगे देखिए माजी में गलत हो गया। ऐसे नहीं होता भाई। तारीख को करेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो साथ चलता रहता है। ठीक है सर, और ये चलता रहना चाहिए। ये जिंदा मुआशरों की निशानी है सर। ले जी, ये जिंदा मुआशरों की निशानी करता है कि मुआशरे के अंदर जान है, वो अपने आप को करेक्ट करता जा रहा है। डेनमार्क के अंदर उन्होंने मर्द से मर्द की शादी की कानून साजी की, उसके नतीजे के अंदर उनके मुआशरे के ऊपर गलत असर पड़ा। उन्होंने 8 साल बाद उसी पार्लियामेंट ने वो कानून साजी अनडू की और कहा कि हमसे गलती हुई थी। मुआशरे सीखते हैं, मुसलसल सीखते हैं, तो हमारा भी सीखने का प्रोसेस है। हम कोई अनोखे नहीं दुनिया में आए हुए। अगले 76 साल भी मुझे लग रहा है यही बातें चलती रहनी है। लेकिन इम्तियाज आलम साहब, आप बताइएगा सर, मौलाना फौज रहमान को सिक्योरिटी कौन देगा? ये जो खबर आई है इसमें मुझे सदाकत लगती है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जमीयत के लोगों पर हमले हुए हैं और कुछ इंतहापसंद ग्रुप हैं इन्हीं के फिरके से जो मौलाना फजल रहमान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। और मौलाना तो वैसे भी कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से अपने शकू का इजहार करते रहते हैं कि होंगे कि नहीं होंगे। जो मैं एक बात अहम करना ही चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो, दूसरा आप चाहते हैं कि सबके लिए इवन प्लेइंग फील्ड हो, तीसरा आप चाहते हो कि अगर इलेक्शन के नताइज पर और इंतखाबी अमल पे कोई उंगली ना उठा सके तो 3 सियासी रहनुमाओं को एक ज़ाब्ता अखलाक पे दस्तखत करने चाहिए
उनमें नवाज शरीफ साहब को लीड लेना चाहिए, आसिफ अली जरदारी को लीड लेना चाहिए और इमरान खान को लीड लेना चाहिए। अच्छा, ये तीनों अगर इत्तेफाक कर लें इंतखाबी फ्रेमवर्क पे तो अगले इंतखाबात में के बारे में सवाल नहीं उठेगा और अगले इंतखाबात मशकूक नहीं होंगे। नहीं, मुझे तो दूसरी बड़ी बात मैं ये खुशी हो कहना रही है कि चाहता अभी हूं कि- इमरान खान को आप सियासतदान कह रहे हैं। हमारे कई दोस्त आपके बीच में बैठे होंगे जो उनको हवारी और ये कंसीडर कर रहे हैं, तो आप उन्हें अभी भी सियासतदान, सिग्नेटरी सियासतदान की हैसियत से याद कर रहे हैं। वेरी नाइस सर। नहीं, इमरान खान सियासतदान कैसे हैं उसकी सियासत पे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो बाहर के सियासतदान हैं, बड़े पॉपुलर सियासतदान हैं और मैं समझता हूँ उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश में आप पूरे जमहूरी और इंतखाबी अमल को ही तबाह करने में तुले हुए हैं, जिसके नतीजे में आपको बहरान मिलेगा, सियासी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं नवाज शरीफ आज जिस बात का गिला कर रहे हैं, जायज गिला कर रहे हैं 2017 का, लेकिन नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो 2023 में और 24 में वो ना होने दें जो उनके साथ हुआ था, तब जमहूरियत सही रास्ते में जाएगी। नवाज शरीफ कहे कि इमरान खान को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की इजाजत हो, नवाज शरीफ कहें कि पीटीआई के रास्ते में रुकावट न डाली जाए। ठीक सर, और मुझे जरदारी छोटी सी साहब ब्रेक कहें लेनी ये है बात, अभी तो दो, ये जमहूरी अमल ठीक हो जाएगा। जरा थोड़ी स्पीड तेज कर लेते हैं। अगर सियासतदान ये कह रहे हों, अगर सियासतदान ये कह रहे हों कि हमें ये पुख्ता ये बात कबूल है कि सब शरीक हों और हम ये नहीं चाहते कि 2017-18 वाला ड्रामा फिर दोहराया जाए और हम इसके तहत वजीर आजम भी नहीं बनना चाहेंगे, मैंडेट हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और जमहूरियत जनाई जाएगी, तो क्यों ना वो अभी वक्त है। ठीक है, फिर ये वक्त गुजर जाएगा, फिर ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, एक तो पीटीआई यानी एक ऐसा खिलाड़ी है जिससे अमूमन लोग इशारा कर रहे हैं कि शायद उससे बल्ला छीना जाएगा और फिर उसकी तरफ बॉल फेंकी जाएगी, तो शायद वो पैड से खेलेगा, बल्ला दो फिर वो खेल के दिखाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या बल्ला इंतखाबी बैलेट पेपर पर होगा, और साथ गजा के हवाले से भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। एक बंदे ने 23 साल तक न्यूट्रल अंपायर का रोना रोया, उसके बाद उसने कहा कि ग्राउंड के अंदर सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, लेकिन कई बार उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है कि ये विकेटें उठाकर भागे, लेकिन आज शायद उससे भी बल्ला छीनने की बातें सरगर्म है। नसीर बागा साहब, आपको नजर आ रहा है कि खिलाड़ी बल्ले के बगैर होगा? खिलाड़ी तो बल्ले के बगैर नहीं होगा, लेकिन वो खिलाड़ी लगता है खेल में नहीं होगा जिसका लोग इंतजार कर रगे हैं। बल्ला होगा बाकी ना? लोग बल्ला होगा, टेल एंडर चुके मार लेंगे 2-4, और क्या करना, गेम तो खत्म हो चुकी है। दूसरे खिलाड़ी हैं वो चौके छक्के मार लेंगे, लेकिन जो मेन कैप्टन है वो खेल में नहीं होगा, ये बात तो तयशुदा है। ठीक है, एक अच्छा, बात देखिए वकास खिलाना साहब, हम मुसलसल इस पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। अभी मैं अपने टीवी पर एक खबर पढ़ रहा था कि कोट मिठन में खाद का बहरान, मैंने कल भी ये बात की थी, जाहिर है हम इन चीज़ों पे नज़र भी रखते हैं और मैं खुद भी एक एग्रेरियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे इलाकों में और बड़े पंजाब के इलाकों में खाद के बहरान की वजह से हजारों लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो काश्त नहीं हो सकी। हमारे सियासतदान, हमारे लीडर सिर्फ हुकूमत लेने के लिए, छीनने के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जंगो जदल, को त्यारे चला रहा है, कोई बल्ले चला रहा है, कोई जो कंपेन कर रहा है, कोई जलसे कर रहा है, लेकिन किसी बंदे ने ये सोचा है कि आने वाली जो फसल है और जो हमारी जरूरत है, पंजाब जो पूरे मुल्क को फीड कर रहा है, ये लोग कहाँ खड़े हैं, वो किसान कहाँ खड़ा है, इन्होंने किस तरह जाकर वोट लेने हैं। हमें इस इशू को रखें, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा, गुजर जाएगा। देखिए वकास मौलाना साहब, हर काम का एक टाइम होता है। ये उनसे पूछे ना, ये अभी उनसे पूछे जिनसे आप पूछ नहीं सकते, ठीक है ना, उनसे पूछें। अभी इनका बिल्कुल ये जो इलेक्शन आने हैं, ये कहते हैं हमारा कोई जिम्मा नहीं है, अभी तो हमने कर दिया था भाई जो करनी। सलमान आबिद साहब, टाइम कम है यार। जी सर मुर्शद जी, सलमान आबिद साहब, आप बताइएगा सर, बल्ला मुझे नजर आएगा या फिर लोग खुद ड्रॉ करेंगे बल्ला? ऐसे भी खबरें चल रही है ना सोशल मीडिया ने की है ना
कि पीटीआई को भी उतनी आज़ादी से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना चाहिए जितना बाकी जमातों को मिल रहा है। ये एक तो असूली बात है, लेकिन अगर आप इस असूल पर अमल नहीं करना चाहते और एक जमात का रास्ता रोकना चाहते हैं और उनको जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं मिल रही और आज भी उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इसका मतलब ये है कि फिर इस इंतखाबात के नतीजे में जो बुरहान पैदा होगा और जो महाजराई और टकराव पैदा होगा वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप सियासी इस्तेकाम नहीं पैदा कर रहे, आप इंतखाबी निज़ाम को बुनियाद बनाकर निज़ाम को कमज़ोर करने के खेल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बल्ला आपने, मुझे लगता है बल्ला तो होगा, लेकिन मसला सवाल लोगों को आज़ादाना बुनियादों पर इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त होगी क्या? आप कह रहे हैं कि बल्ला उसके हाथ में होगा, वो गौर अली खान जैसे अच्छे आदमी हैं, लेकिन बल्ला उसके हाथ में होगा जिसको बल्ला अभी पकड़ना सिखाना था उसने, तो वो आउट हो जाएगा। तो आपको आउट ही नजर आ रहा है। वोटर को और इंतखाबी उम्मीदवार को अगर आज़ादी नहीं मिलती और उसी तरीके से इंतखाब लड़ा जाएगा जिस तरह से जहन बना के इस वक्त खेला जा रहा है खेल, तो फिर इसके नतीजे में मैं ये कह रहा हूं कि वो इंतखाबात वक्त से पहले मुतनाज़ा भी हो जाएंगे और इंतखाबात के बाद भी उसके ऊपर। अब जरा इसके ऊपर एक मिनट का कमेंट मुझे रिजवान रजी साहब का भी लेना, इम्तियाज आलम साहब का भी लेना, बड़ा अहम पॉइंट है। जी रिजवान साहब, जनाब बल्ला से दो, फिर आओ मुकाबला करो, पता लगेगा। मेरा ख्याल ये है कि बल्ला उनके पास ही होगा, लेकिन अपना इंतखाबात के आखिरी दिन तक टिकटें देने तक गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी और ये गैर यकीनी की सूरत हाल बाई डिज़ाइन होगी। एक बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ जनाब इम्तियाज आलम साहब की बात को। मेरा ख्याल है कि कल ही हम इनकी बड़ी वाली गाड़ी पे बैठ के, इम्तियाज साहब की गाड़ी पे बैठ के तो चलते हैं पिंडी, और पहले सबसे पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे कंसेंट लेते हैं कि क्या वो ये बात करने को तैयार है। जब हम ये बात कहते हैं तो इमरान खान साहब के हामी या उनके तरफ के लोग कहते हैं कि जनाब देखिए, उनकी तो सियासत ही कड़ी इस बात पे हुई है कि मैं इन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, इन लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये मुझे गारंटी दे दे कि खान साहब इस बात को मान जाएंगे। मैं भी ये चार्टर जो है जो इन्होंने फरमाया है इलेक्शन के शेड्यूल के हवाले से, मैं उस पर इनको एंडोर्स करना चाहता हूँ, इनके पीछे चलना चाहता हूँ। इम्तियाज आलम साहब, योर टर्न सर, फिर मैंने गजा पे बात करनी है, कमेंट लेना आप सबका। बल्ला, मैं रजी साहब की इमामत में जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, और ये इजाजत ले लें पिंडी जेल में मुलाकात करने की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम मिल जाएगी कि बल्ला बैलेट पेपर पे होगा। गाड़ी का इंजन ऑयल भी सही रखें। अच्छा, बात तो सुन लेना। हुक्म सर। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर बल्ला नहीं होगा बैलेट पेपर पे, तो नौजवान इंतखाबात की विकटें उखाड़ देंगे। अच्छा। और विकटें उखाड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं? आप अवाम को समझते नहीं है। अवाम की आपके नजदीक कीड़े पकौड़े हैं। आप देखिए, अगर पीटीआई को इंतखाबी अमल में खड़े होने का मौका मिल गया, तो ये आईपीपी वाले जो हैं, ये हमारे जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं जो कि खास तौर पर पीटीआई को छोड़ कर गए हैं, आप देखिए कि इन्हें 20-20 साल के 21-21 साल के नौजवान इनकी जबान पे जब्त न करा दे। अब कैसे, आपको पता ही नहीं लोगों का मूड क्या है। अब बाहर निकले, जाके लोगों से पूछे तो सही आप क्या कहते हैं। और ये बात कि ये जो बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में अपनी गुज़िश्ता सीटें नहीं जीतेगी, वो जीत सकते हैं, लेकिन जो पीटीआई सीटें जीती है और खास तौर पर जो उनके भगौड़े हैं, उनके भगौड़े बिल्कुल नहीं जीत सकेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी। और पीपल्स पार्टी के जो नौजवान हैं, उन्हें निशान भले गुल्ली का मिले या डंडे का मिले या पेंसिल का मिले, ये लालटेन का मिले, उनके साथ ठप्पा लग गया खान का, तो आप देखें फिर क्या होता है। ठीक है सर, एक लाइन न करें आप इस मुल्क में तमाशा ना बनाएं। आप भी देखते हैं रिजवान रजी साहब, फिर बताएंगे आपको। रजी साहब, आप बताइएगा सर, ये गजा की सूरत हाल के ऊपर योर कमेंट सर, लास्ट एक। इससे बड़ा कमेंट क्या कर सकता हूं कि मैंने गजा का परचम जो है अपने गले में डाला। क्या बात, आज उनसे हम कुछ भी नहीं कर सकते सिंबॉलिकली इस तरह की हरकतें करने के अलावा, क्योंकि दुनिया के अंदर एक ताकत की जुबान है और ताकत हमेशा ताकत से बात करना मुनासिब ख्याल करती है, वो कमजोर से कतन बात नहीं करती। जिस तरह का इनह्यूमन सलूक जो है उन सेटल्ड एरिया के अंदर, जहां जो गजा से बाहर हैं, वहां पे भी इस वक्त फलस्तीनियों से और नॉन जायनिस्ट से नवा रखा जा रहा है। खास उसमें यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं।
वो बहुत काबिल मजम्मत है। वागा साहब योर टेक सर, फिर सलमान आबिद साहब। जो मैंने टीवी पर फुटेज देखी है, जिस तरह फलस्तीनी, नंगे फलस्तीनी उनको ट्रकों में भर भर कर वो लेके जा रहे थे, और उससे भी बुरी बात यह है कि उनमें बच्चे भी शामिल थे। मेरा ख्याल है वो फुटेज और वो सारा कुछ देखने के बाद इंसानियत भी कांप जाती है। पता नहीं वो कहाँ गई हैं तंजीमें, वो कौन है मुल्क जिन्होंने इनका कोई टेक केयर करना है, इस जंग को रोकना है। वहाँ जो तशद्दुद, जुल्म और इंसानियत से घिरे हुए जो काम वहाँ पर हो रहे हैं, मेरा ख्याल है इसकी कोई दुनिया में आज तक मिसाल नहीं है। हमने भी आज तक जर्नलिज्म में, मैंने तो ऐसी तस्वीरें नहीं देखी, मैंने ऐसी जिंदगी में वीडियोज नहीं देखी जो इस वक्त फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। जी सलमान आबिद साहब, देखिए बात बड़ी बुनियादी सी है कि जब तक अमेरिका समेत बड़ी ताकतें इस जंग के अंदर जो दौरे म्यारात हैं वो ख़त्म नहीं करेंगे और मजलूम लोगों का साथ नहीं देंगे, इसराइल को लगाम नहीं डालेंगे, उस वक़्त तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मती करारदादों से या OIC या अरब लीग के इजलासों से ये मसला नहीं हल होगा जब तक बड़ी ताकतों के ऊपर या तो कोई बड़ा अवामी दबाव हो और पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो जाए, या वो खुद इसके ऊपर रियलाइज करें कि उन्हें जंगबंदी की तरफ जाना है। तो इम्तियाज आलम साहब, करारदादे तो होगी फेल, तो मुजाहिद भेजें फिर, योर टेक लास्ट। अगर आपने पाकिस्तान को मरवाना है, ये प्रोग्राम कर ले। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने किस लिए कराया था, अब वक्त नहीं उसके इस्तेमाल करने का। इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें हो रही हैं। बात यह है कि इस सारे अमल में मुस्लिम उम्मा भी एक्सपोज हो गई, अरब मुल्क एक्सपोज हो गए। इसमें UN भी एक तरह से जनरल असेंबली की बात नहीं कर रहा, खासतौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादी और उनकी जमहूरियत और आलमी कवानीन जो इंसानी हैं वो भी एक्सपोज हो गए, और इंसानियत कत्लेआम होते देख रही है, और सारी इंसानियत इस जुर्म में शरीक है। मुझ समेत, आप समेत सब लोग इस जुर्म में अब शरीक हैं, जो खामोश तमाशाई हैं और देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, और 21st सेंचुरी के तीसरी दहाई में हो रहा है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब, बहुत शुक्रिया नसीर वागा साहब, रिजवान साहब और सलमान आबिद साहब। इजाज़त चाहिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।